अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। नाइन्थ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 फेडरल बोर्ड के मुताबिक, और पंजाब बोर्ड में इसका 4th चैप्टर बनता है। तो हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज इसमें जो हमारा ज़्यादातर फोकस रहने वाला है वो इंटर मोलेकुलर फोर्सेज के ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम दो तरह की फोर्सेज चेक करेंगे, डायपोल डायपोल फोर्सेज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कुछ इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंड्यूस होती हैं, जनरेट होती हैं, वो चेक करेंगे विद सम एग्जांपल। और फिर हम लास्ट पर क्लोजिंग करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अल्लाह ताला हमें सिखाने की और सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा, दो फोर्सेस होती हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। इंट्रा थी और आपके पास सेकेंड जो टाइप थी दैट इज इंटर। अगर हम पहले इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस की बात कर लें, जो आपने लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हो। और ये आपके पास क्या थी? आयोनिक बॉन्डिंग थी, आपके पास क्या थी? कोवलेंट बॉन्डिंग थी, आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग थी। अब चेक करना, अब इसको हम सादा तरीन अल्फाज में उर्दू में समझने की ट्राई करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सेम दूसरी साइड पर आपके पास क्या है? इंटर मोलेकुलर फोर्सेस है, सही है। अच्छा, इस इन फोर्सेस के लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो IMF, सही है, तो इनके लिए आप यूज करते हैं। अच्छा, अब चेक करना फोर्स है। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो एटम है। आप इस तरह से इसको आप समझ लो, ए और बी है, सही है। ए और बी मिलाकर ये पूरा एक मॉलिक्यूल बना है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल तब बनेगा जब ए भी आपके पास एक एटम है, बी आपके पास एक एटम है। इन एटम्स को जोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए वो आपके पास इंट्रा मोलेकुलर फोर्स है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स लगी हुई होगी, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बना होगा, इस चीज को आप बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। फोर्स है लाइक एग्जांपल एक और हम डिस्कस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में ही दो बच्चों का कंपटीशन हो, तो इस चीज को आप बोलते हो इंट्रा क्लास कंपटीशन। इंट्रा, एक ही क्लास के अंदर। लेकिन जब आपका कंपटीशन हो जाए पूरी क्लास का, या क्लास के एक बच्चे का दूसरी क्लास के बच्चे के साथ, दिस इज इंटर क्लास कंपटीशन। आप आपके इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन होते होंगे, इंट्रा लेवल पर भी होते होंगे, और इंटर कॉलेजेस, इंटर स्कूल कंपटीशन भी आपके पास होते हैं। अब क्या हो, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर आपके पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है, सही है। इसके अंदर भी जो फोर्स होगी वो इंट्रा है। अब क्या है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, या कुछ कोई आप सिंपल इसको अट्रैक्शन छोड़ दो फिलहाल, लेकिन मतलब कोई फोर्स जनरेट होगी, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सही है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एग्जिस्ट करेगी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। होप सो हमने जिस ट्राई के साथ आपको समझाने की कोशिश की, आपको आसान तरीके अल्फाज में जितना बेसिक हो सकता था आपको उम्मीद है समझ लगी होगी, सही है। अच्छा, अब पहली टाइप हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की, दैट इज डायपोल डायपोल फोर्स, या इसको बोल देते होते हो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये भी आप बोल देते हो, सही है। या इसको आप ये भी बोल देते हो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स या इंटरेक्शन, जैसे आपका फिर। अच्छा सर, हो क्या? फोर्स से एक आपके पास कंपाउंड है दैट इज CH3Cl। अब Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके मिथाइल के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा मिलाकर आपके पास एक कंपाउंड बना, सॉरी मॉलिक्यूल बना है आपके पास। सही, कंपाउंड बोलो फिलहाल, मतलब तो नहीं। अच्छा, क्या हो कि सेम इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल हो, CH3Cl, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सर क्या होगा कि पहले मॉलिक्यूल के पहले मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड या स्लाइटली नेगेटिव एंड के दरमियान, और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। अच्छा, इसको आप ना, अब देखो, एक ये बॉन्ड है, इसको आप स्ट्रेट लाइन से शो करिए, एक आपके पास डॉटेड लाइन में बॉन्ड है।
जो स्ट्रेट लाइन वाला बॉन्ड होगा दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिकेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सही है। होप्स तो आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स की समझ लगी होगी कि ये क्या होता है। अब हम सेकंड टाइप की बॉन्डिंग चेक करते हैं जो आपके सिलेबस में है और बहुत ज़रूरी है इस अर्थ की एग्जिस्टेंस के लिए भी, मतलब इसका बड़ा रोल है। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपके पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक तरह से आप ये कह लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी एक आपके पास पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा, ऐसी बात है, और एक आपके पास पार्शियल नेगेटिव एंड होगा। सही। अच्छा, पार्शियल पॉजिटिव एंड में हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। और नेगेटिव एंड में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ सकता है। लाइक हम जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन भी आ सकती है, ऑक्सीजन तो वैसे ही आ जाएगी, और फ्लोरीन भी आपके पास आ जाएगी। सही है? तो इन तीनों के ऊपर आपके पास क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव एंड होगा। अच्छा, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड क्यों होगा, या इन्हीं को हम क्यों यूज करें? क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इनके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन के पास जैसे दो लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये सेम आपके पास फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर। सही है। तो मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है, जिसकी बेस पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंड्यूस होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इसकी एग्जांपल की। हम सबसे जो ज़रूरी एग्जांपल है दैट इज हम जो यूज़ करेंगे वो हम क्या करेंगे? वाटर की ही यूज़ करेंगे। उससे पहले आप एक और चीज़ देख लो कि यहाँ पर ना इन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स बोल सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स बोल सकते हो, या एटम्स बोल लो आप फिलहाल, यही को मसला नहीं है। और हाइड्रोजन को यहाँ पर आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या एलिमेंट। तो ये आप वैसे एटम बोलोगे यहाँ पर ना। अब सर हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल को हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं। अब फोर से आपके पास वाटर है। अब वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन आ गई, यहाँ पर एच आ गया, यहाँ पर भी आपके पास एच आ गया। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, और ये एग्जैक्टली इस तरह से बेंट स्ट्रक्चर होता है। तो ये वी शेप स्ट्रक्चर आपके पास है। अब क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी कौन सा पड़ा हुआ है चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। लेकिन क्या है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर बने हुए हैं, पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? हम एक और वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इससे। अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसके सामने जो चीज़ हम बनाएंगे ना वो पार्शियल पॉजिटिव एंड वाली चीज़ बनाएंगे, दैट इज हाइड्रोजन। तो ये आपके पास वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके आप ऊपर लोन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा? इसके दरमियान क्या होगी? आपके पास डॉटेड लाइन में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज चेक करना आप, इसे हम एक और मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं ऑक्सीजन वाटर का। यहाँ पर हाइड्रोजन पड़ी है, ऑक्सीजन पड़ी है, एक तीसरा मॉलिक्यूल आ गया आपके पास वाटर का, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आ गया। अब अभी भी ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो हमने डॉटेड लाइन में बॉन्डिंग शो की है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप एग्जैक्टली ऐसे ही शो करोगे। सेम केस आपके पास अमोनिया का है। तो ये अमोनिया के अगर आप इस तरीके से इसको मान लो, तो इन तीनों के ऊपर आपने पार्शियल पॉजिटिव शो कर देना, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव शो कर देना, लोन पर शो कर देना। और दूसरी जगह पर आपके पास एक और अगर अमोनिया ले लो, और उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना। तो ये अब क्या होगा कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? इन दोनों के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपके पास अमोनिया के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई आपके लिए। फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सही है। तो क्या होगा? ये आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल आ गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इनके दरमियान भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगी। अब थोड़ा सा आपने फोकस किया, ऑक्सीजन एक टाइम पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन एक बना सकती है, फ्लोरीन भी एक बना सकती है। तो इसको हम आगे चलकर देखेंगे।
इसमें सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, मतलब ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो दैट थिंग जिस चीज़ पे भी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसमें आपने तीन देखे, वो तीनों की आपको दिखा दी गई है। तो ये जो चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। अब वापस से हम ब्लैक कलर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ना सिग्निफिकेंस देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ना एप्लीकेशन देख लो, या इसको आप एप्लीकेशन बोल लो, इसको आप मे बी सिग्निफिकेंस कह लो, जैसे आपका इसको दिल करे वो चेक करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है? सबसे पहले जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं उसको डिटरमिन करने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा रोल है। फिर आपकी बॉडी के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए के छोटे यूनिट्स होते हैं जिनसे डीएनए बनता है, वो आपस में जुड़े होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े होते हैं। सही है, बायोलॉजी वालों को शायद आइडिया होगा, केमिस्ट जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं उनको शायद आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझाने की हमने आपको कोशिश की है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर आपके लिए एक डीएनए बनाऊं और इसको थोड़ा सा ऊपर किया, क्योंकि यहाँ पर ना न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स फोर से ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, तो ये इतने ही होते हैं, मतलब चार तरह की होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो एडेनिन मतलब ए और टी के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इनके दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो रहा है और रह रहा है। फिर आपकी जो प्रोटीन्स होती है, तो ये प्रोटीन्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये उनकी फोल्डिंग के लिए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास क्या आता है? डीएनए चाहिए। प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर सर जो आपकी ग्लू है, तो ये ग्लू भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पर काम करती है। फिर आपके जो पेंट्स हैं वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर आपके जो रेजन्स हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर आप गाड़ियों पर जो इवन पेंट करवाते हैं वहाँ पर भी आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास आती है। सही। अच्छा, ग्लू और पेंट्स का जो फिनोमिना है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ना आप सिंपली एच बॉन्डिंग भी लिखते हैं, मतलब इस तरीके से एच बॉन्डिंग भी लिख देते हैं। सही है। और जो रीजंस हैं, या सिंथेटिक रीजंस हैं, ये सरफेसेस को आपस में जोड़ते हैं दोनों वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है आपके पास, और डायपोल डायपोल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सही। ऑल्सो आपको इसकी सिग्निफिकेंस भी पता चली होगी और चीज़ों की कुछ क्लैरिटी हुई होगी। अब फेडरल बोर्ड में एक टॉपिक है, और मेरा नहीं ख्याल वो पंजाब बोर्ड में टॉपिक है, जहाँ तक मुझे याद है, बिकॉज आई डोंट हैव राइट नाउ, मेरे पास बुक नहीं खुली पड़ी, तो आई कांट कंफर्म राइट नाउ। लेकिन फिर भी एक आइडियोलॉजी तो आपके पास बनी हुई होगी, और वो चीज़ें अब जो हमने पढ़नी हो आपको आती होंगी। अच्छा, अब क्या है कि किसी भी चीज़ की आपने प्रॉपर्टीज तय करनी है, और हम यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस रहेंगे ना, ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, वो हमारा जो लिंक रहेगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ रहने वाला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करेगा? याद कर लो, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग डिसाइड करेगा। सही है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या क्या हो सकती है? लाइक मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है आपके पास किसी भी चीज़ की, मतलब वो कितना मैथ रखती है किसी वॉल्यूम के अंदर। सही है। विस्कोसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। तो हो सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ क्या है कि मतलब हमने यहाँ पर चेक करना है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग चेक करनी है, स्ट्रक्चर चेक करनी है, प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। जो हम चीज़ चेक करेंगे सबसे पहले, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वहां पर कैसे पार्टिकल्स होंगे जिसकी बेस पर बॉन्डिंग हम पता कर सकते हैं, अच्छा इसमें ये वाली बॉन्डिंग हो सकती है। अब पार्टिकल्स आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स कैन बी एटम्स हो सकते हैं, कैन बी आयन्स हो सकते हैं, कैन बी मोलेक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तो पार्टिकल्स आपके पास आयन्स हैं, तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। सही है? अब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, हम इसको इस तरह से टिक कर लेते हैं।
वहां से हीट कंडक्ट हो सकती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर आपके पास एटम्स हैं तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड ही तस्वुर करेंगे। सही है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, वो हम आगे चल कर देखेंगे। क्योंकि अगर पोलैरिटी है तो फिर चांसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। और अगर कोई चीज़ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रही है, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। क्यों होती है इलेक्ट्रिसिटी? वो हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, कैरियर्स पढ़ेंगे। अच्छा, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास कंडक्ट होती है। सेकंड चीज आपके पास क्या है कि जिस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो वो हम चेक करेंगे। अगर जितनी ज्यादा आपके पास टाइट या क्लोज पैकिंग होगी, सही है, तो उसी तरह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? डायरेक्टली लिंक में होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम डायरेक्टली लिंक में होगा। वहां पर आपके पास डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मतलब टाइट पैकिंग क्लोज पैकिंग का लिंक होगा, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन होगा यहाँ पर आपके पास। ठीक है। अब चेक कर लो, आपके आपके पास कौन कौन सी तरह की बॉन्डिंग थी। आपके पास आयनिक थी, आपके पास कोवलेंट थी, ये इंट्रा में आ गई। फिर आपके पास कौन सी है? इंटर मोलेकुलर फोर्सेस हैं। और आपको एक बात बताता चलो, ये क्या होती है आपके पास? वीक होती है। सही। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट जिन चीजों का होगा वो आयनिक कंपाउंड्स का होगा, फिर कोवलेंट का होगा, फिर जिनके अंदर आयनक होगी उनका होगा। सही है। होप सो आपको ये चीज की भी क्लैरिटी हो गई होगी। देन आपके पास इस थर्ड एग्जाम थर्ड केस में आपके पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपका। अच्छा, अरेंजमेंट पार्टिकल्स में आपके पास क्या हो सकते हैं कि पार्टिकल्स आपके पास टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर भी अरेंज हो सकते हैं। सही है। पार्टिकल्स आपके पास लेयर्स की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, मतलब एक पे लेयर ऐसे, फिर लेयर ऐसे, फिर लेयर ऐसे, और इनका आपस में कनेक्शन होगा। सही है, जाहिर सी बात है। सही है, वरना ये स्ट्रक्चर होल्ड नहीं कर सकता। और यहाँ पर आपके पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। प्लेन के अंदर जो चीज़ एग्जाम्पल है दैट इज पॉलीमर। सही है। लेयर के अंदर जो स्ट्रक्चर, अच्छा, लेयर स्ट्रक्चर भी जो वो टू डायमेंशनल होगा, थ्री डायमेंशन नहीं होगा। इसके अंदर आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल ग्रेफाइट की। सही है। थ्री डायमेंशन में आपके पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती है दैट इज डायमंड। सही है। होप सो आपको ये भी चीज़ क्लैरिटी हुई होगी। अब क्या करना है आपने कि जितना ज़्यादा आपके पास अच्छी पैकिंग अरेंजमेंट होगी, सही है, उतने ज़्यादा आपके पास वो चीज़ हार्ड होगी, स्ट्रेंथ उसकी होगी। ठीक है। तो डायमंड आपके पास क्या होगी? ज़्यादा हार्ड होगी, और क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ग्रेफाइट पॉलीमर्स आपके पास क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे, और क्या होंगे? वीक होंगे, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक। तो होप सो आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। और ये चीज़ उतनी ज़्यादा ना, एक और चीज़ है, थर्मली स्टेबल भी होगी। जिसके अंदर आयनफ ज़्यादा है वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल भी होगी, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए हीट आपको ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो डायमंड आपके पास ज़्यादा थर्मली स्टेबल है। फिर हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड। हम पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आप के साथ डिस्कस करते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए आपके पास वहां पर कुछ कैरियर्स पड़े होने चाहिए। तो ये कैरियर वो चीज़ होती है जो करंट को पास करवाएगी। अब कैरियर कुछ भी हो सकता है, मे बी आयंस हो सकते हैं, मे बी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर ये दो कंडीशन आपकी पूरी हो रही हैं तो जो आपकी चीज़ें हैं वो करंट पास करें। अब चेक करना, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको बताया गया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो नॉर्मल फिजिकल स्टेट आपके पास कौन सी होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। तो अब याद कर लो, सॉलिड फॉर्म में ना तो इनके पास आयन है, ना तो इनके पास
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन फिर भी आयनिक कंपाउंड क्या है, दे आर गुड कंडक्टर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब ये सॉलिड स्टेट से तो इनको निकालना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट से इनको कैसे निकालोगे? या तो सर इनको आप एक्वस फॉर्म में लेकर जाओगे, या इनको आप मेल्ट करोगे, मोल्टन फॉर्म में लेकर आओगे। दोनों स्टेट्स के अंदर आपके पास आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, तो जिसके अंदर आपके पास करंट पास कर सकेगा। सही है। मैं एक आपके लिए अगर जल्दी से पिक्चर मैं ले आऊं जहां पर आपको बता दिया जाए कंडक्शन हो रही है, तो फिर आपको just have patience and thank you very much for your coordination. चेक करो आपके पास, मैं गूगल से पिक्चर लेकर आया हूँ। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि आयंस जो होते हैं वो लैटिस के अंदर फिक्स होते हैं। देखो यहाँ पर इनके मूवमेंट की चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर मोल्टन या एक्वा सोल्यूशन में आपके पास क्या है, इनके पास थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है। अब ये मूव कर सकते हैं। तो ये अपोजिट चार्जेस अपोजिट एंड की तरफ, बैटरी के अंदर अपोजिट एंड्स की तरफ मूव करेंगे, तो वहां से फिर करंट जनरेट होगा। तो ये होप सो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा इस पिक्चर के अंदर से। देन आपके पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है थ्रू एसिड। एसिड के जरिए से आपके पास कंडक्शन कैसे होगी? तो सर कैसे होगी? अब कोई भी एसिड ले लेते हैं और से HCl है। HCl को जब आप एक्व सोल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर ऐड करोगे, तो यहाँ HCl से आपके पास क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। तो ये जो आयंस हैं, तो ये इसका आप कंप्लीट आयन की इस तरह से मान लो। तो ये और इस तरह से होते हैं। अच्छा, तो ये जब आपके पास फ्री आयंस हैं, तो आपको बताया गया है फ्री आयंस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो एसिडिक फॉर्म में अगर कोई चीज़ है, तो उसको आपने क्या करना है, आयोनाइज करना है, जिससे वहां पर जो चार्जेस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और आपके पास चीज़ें अवेलेबल होंगी, मतलब कैरियर्स अवेलेबल होंगे, तो फिर करंट पास हो सकेगा। अच्छा, फिर सेकंड चीज़ है आपके पास मेटल की होती है। हम इसको लास्ट पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, इधर ही कर लेंगे। मेटल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, हीट कंडक्ट करती हैं, लेकिन वो आयंस के जरिए से नहीं करती। तो यहाँ पर उसको क्लैरिफाई करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से कंडक्शन करती हैं। ये बस हम आगे चल कर देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, होप सो ये भी आपके पास क्लियर होगा। अब जो सर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और आपके पास क्या नहीं होता, आयंस नहीं होते वहां पर। ठीक है। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे, वो क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड के मुकाबले में लो होंगे। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनके केस में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट वालों से भी ज्यादा लो होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्री होती है। सही है। अच्छा, फिर आपके पास हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट के अंदर अरेंजमेंट चेक करेंगे कि किस तरह से होती है। हालांकि आपने ये डिस्कस कर ली होगी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के अंदर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक करेंगे ग्रेफाइट होता क्या। ग्रेफाइट, आप सबसे पहले तो हम एक चीज लिख लेते हैं ना, ये है क्या, ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। तो ये एलोट्रोप क्या होता है, हम इसके इस पर अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बनाने की और आपको यहाँ पर डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूँ या हम बनाने की अगर कोशिश करें, तो बेहतर ये है कि आपको दिखा दिया जाए। सही है। उसमें हमारा टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा, और हम आगे गुजर सकेंगे। जस्ट एक मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बनाकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ आपको समझानी है उस सिलसिले में। उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब पहले मैं आपको वो चलो बता देता हूँ, फिर इतनी देर में आपके लिए हम पिक्चर ले आएंगे। अच्छा, ग्रेफाइट में क्या होता है,
ये अब एक कार्बन है ना, उसकी वैलेंसी आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, सही है, और एक बॉन्ड को फ्री रखेगा। सेम ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन फ्री रखेगा। सेम ये कार्बन 3 बॉन्ड रखे बनाएगा और एक फ्री रखेगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि एक साइड पर जो आपके पास क्या अवेलेबल होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। सेम यहाँ पर भी एक लेयर होगी, वहां से भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल होंगे और कार्बन नीचे लगे होंगे। मतलब इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये इस तरह से करिए, सही है। अच्छा, तो मतलब ग्रेफाइट आपके पास इट इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इसको आप बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि एक डायरेक्शन कौन सी है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जिसकी वजह से इट इज अ गुड कंडक्टर, सही है। हाँ, अगर आप वर्टिकल करंट पास करवाना चाहो तो ये करंट नहीं पास करेगा, तो ये बैड कंडक्टर होगा। तो ये आपको एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अगर अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ग्रेफाइट का इस तरह से लेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, ये आपको नजर आ रहा है। और ये भी आपके पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, सही है। और ये जो कार्बन आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये जो बॉन्डिंग है, ये नॉन पोलर फोर्सेस है। आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है, और इनका जो नाम होता है, ये होता है वैंडर वाल्स फोर्सेस, सही है। अच्छा, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में मतलब अभी यही बताया कि ये जस्ट अ नॉन पोलर फोर्स है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं। तो ये तो ग्रेफाइट के पास आप मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं, आपने मतलब ये चेक करना है। मेटल की कैसे है? क्योंकि इसके पास क्या है, करंट पास करवाने की एबिलिटी है। तो ये और क्या होता है कि एक चीज़ ये अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, इसकी ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल भी है, सही है। हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी इसके पास है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसको मुख्तलिफ फर्नेसेस के अंदर यूटिलाइज करते हो, रिफ्रैक्टरी प्रक्रिया के अंदर आप इसको यूटिलाइज करते हो। तो आप इसके यूजेस जो है पैडल बोर्ड वाले बच्चे, वो आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हो, सही है। तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आपके पास क्या है? डायमंड है। डायमंड आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। देयर आर नो फ्री आयंस, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो डायमंड विल बी a bad conductor of electricity and what? अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट भी सॉरी डायमंड भी ले आए आपके लिए, तो फिर हम देखते हैं आपके पास वो किस तरह से होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई हुई होगी, मतलब इस तरीके से और से ये कार्बन है आपके पास। अब इस कार्बन की वैलेंसी आप चेक करो, एक बॉन्ड ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 4 बॉन्ड आपके पूरे। सेम इस कार्बन के आपके पास 4 बॉन्ड है, सेम इस कार्बन के आपके पास 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी आयन अवेलेबल नहीं होगा बॉन्डिंग करने के लिए। और यहाँ पर जो कार्बन की अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैं आपको भी बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कार्बन आपके पास इस तरीके से इस फैशन के अंदर लिंक होगी, हर कार्बन इस तरीके से लिंक हुई होगी, सही है। ये आपके लिए एक पिक्चर आ गई। तो ये जो आपको डॉट रेड कलर के नजर आ रहे हैं, दे आर कार्बन एटम, सही है। और हर कार्बन एटम का जो मतलब ये एंगल आपके पास रहने वाला है, दिस इज 109.5 डिग्री आपके पास ये बॉन्ड एंगल होगा कार्बन कार्बन के दरमियान, ठीक है। और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, रिजिड होंगे, जिससे स्ट्रक्चर आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर आपकी बुक में यूजेस हैं डायमंड के, वो आप रीड कर लीजिएगा, उस मैसेज कोई इशू नहीं है। फिर आपके पास हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे, किन चीज़ों को कंपेयर करते हैं वो चेक करते हैं हम। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को, उनकी जो आयनिक कोवलेंट कंपाउंड को क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड है दे आर स्ट्रॉन्ग, सही, इन कंप्रेशन, लेकिन ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि दे कैन ब्रेक इजीली, तो ये जल्द आसानी से टूट सकते हैं जब भी आप इन पर फोर्स लगाओगे, सही है। अच्छा, फिर ये क्या होते हैं, दे आर पोर कंडक्टर, लेकिन शर्त ये है कि पोर कंडक्टर ये किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। दे आर गुड कंडक्टर, लेकिन शर्त क्या है, किस स्टेट में होने चाहिए ये आपको बताया गया है, दे मस्ट बी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट आपके पास होना चाहिए।
तो ये क्योंकि इनके पास वहाँ पर जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट क्या कहते हैं आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो अवेलेबल होंगे करंट को पास करवाने के लिए। तो ये अच्छा, अब अगर हम एक चीज़ चेक कर लें कि जो आयनिक कंपाउंड है वो ब्रिटल क्यों होते हैं, मतलब इतनी जल्दी टूट क्यों जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब भी उन पर स्ट्रेस अप्लाई होगा, अब स्ट्रेस थोड़ी आपके लिए ज़्यादा वो मुश्किल वर्डिंग है। मैं अगर सिंपल सी एक बात करूँ कि जब उन पर आप फोर्स अप्लाई करते, ठीक है, क्या अप्लाई करते, फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि उनकी जो लेयर्स होती है ना आयन की, वो आगे शफल हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। अब जब वो शिफ्ट होती हैं तो सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, रिपल्शन होती है। अगर मैं इसी पिक्चर को थोड़ा सा आपके लिए नीचे बनाकर दिखाऊं, फोर्स से नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या फोर्स से मैंने इस लेयर पर फोर्स लगाई है तो इसको आगे की तरफ मैंने खींचा है। तो अब क्या होगा, तो इसी को मैं सेम नीचे शो कराता हूँ आपके लिए। नीचे वाली लेयर आपकी वैसी पड़ी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में पड़ी है। अब ये आगे जाएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पर भी वैसी बात, नीचे पॉजिटिव पड़ा होगा और ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। जब रिपल्शन होगी तो आसानी से ही आपका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी आसानी से टूट सकता है। तो अगर पेपर में आपको ये रीजन आ जाए ना कि ये आयनिक कंपाउंड ब्रिटल क्यों होते हैं, मतलब जल्दी टूट सकते हैं, तो आप उसको लिख रखोगे। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड में ना दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आपने वो देखे भी हैं। एक जायंट है, सही। जायंट क्या होते हैं आपके पास, जो ग्रिप, सॉरी, आपने डायमंड चेक किया। अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके पास हार्ड होते हैं। आपको जायंट की एग्जाम्पल आनी चाहिए, दैट इज डायमंड, सही। लेकिन ये आप जाहिर सी बात है, ये आपके पास वो होंगे, बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। और दूसरे आपके पास क्या होते हैं, उनको आप ना लेयर्ड या मोलिकुलर कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं, या उनको आप सिंपली लेयर्ड बोल सकते हैं, लेयर्ड कोवलेंट कंपाउंड। वो आपने एग्जांपल देखी है, वो क्या देखी है आपने, ग्रेफाइट की देखी है। तो ग्रेफाइट क्या होता है आपके पास, सॉफ्ट होता है, सही है, और वीक होता है, हार्ड नहीं होता, तो उसको आसानी से आप ब्रेक कर सकते हो। देन आपके पास इस चैप्टर का, हमारी जो रिवीजन फेज है इस चैप्टर की, उसका लास्ट टॉपिक है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। ये भी आपके पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सही है। ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है जो सिर्फ और सिर्फ मेटल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसको जो एक थेरी ना, इसकी मेटालिक बॉन्डिंग को थेरी एक्सप्लेन करती है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की थेरी। इलेक्ट्रॉन सी थेरी इसको एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पर जो कंडक्शन, मतलब अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग के बेस पर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। आपको भी बताया गया कंडक्टर किस बेस पर होते हैं ये, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हम ग्लोरीफाई करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा और ग्लोरीफाई कर सकता हूँ, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये आप इस तरीके से तीनों नाम ले सकते हैं। अच्छा, अब और से आपके पास मेटल्स पड़े हैं, जैसे सोडियम पड़ी है, या पोटासियम पड़ी है, मैग्नीशियम पड़ी है। फिलहाल हम सिंपल लेते हैं, सोडियम लेते हैं, क्योंकि सोडियम का जो वैलेंस शेल है या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है, मतलब बाहर वाले शेल का वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, चेक करना, ये फोर से सोडियम पड़ी है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसका निकल गया होगा, तो ये आपके पास सोडियम के सेक्टर्स पड़े हैं, सोडियम के एटम्स पड़े हैं, आप ये बोल लो। कलर हम थोड़ा सा यूनिक रखते हैं क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आपको। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 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 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर ना आप इलेक्ट्रॉन्स को अब क्या नाम दोगे, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आवारागति स्टार्ट करें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जा सकता है, मतलब यहाँ पर भी आ सकता है, तो यहाँ पर आ सकता है। कहीं ऊपर से कोई एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर आ जाएगा, या ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे ना, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ना, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को मैं एक तीसरा नाम भी दे सकता हूँ, दैट नाम इज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ आपके पास, सही है। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो अब आपके पास, हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि आप बोल सकते हो इनको सोडियम के एटम्स बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो। अब ये सोडियम के कैटाइंस रह गए, तो ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स एक मेटालिक बॉन्डिंग
बी चार्ज बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डिंग है। क्यों? इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कैटाइन से आपके पास प्लस चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होने वाली है। अब अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी समुंदर है, लेकिन समुंदर किस चीज का होगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर होगा, जिसमें कैटाइन्स क्या कर रहे होंगे? फ्लोट कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे। तो ये आपके पास थ्योरी इस तरह से आपको एक्सप्लेन करती है। सही है। अच्छा, अगर मैं इसकी एक आपके लिए डिस्क्रिप्शन ले आऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। पहले सवाल। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना पुत्र, ये किसी के भी सगे नहीं होंगे। मतलब ये फोर्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये इसका नहीं कहलाएगा, किसी और का कहलाएगा। मतलब फोर्स से इस टाइम पर ये इसका होगा। सही है। और ये वक्ती होगा। सही है, क्योंकि अगले लम्हे फिर इसने कहीं और चले जाना है और इसकी जगह पर कोई और आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। अब देखो, आपके पास एम पॉजिटिव से मेटल आयन भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ग्रीन कलर में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन आपके पास कैंटिली लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी। इसकी इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी। और एक अगर पीछे भी है तो उसके साथ भी होगी, और एक सामने है उसके साथ भी होगी। तो इस तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर्स चलेंगे। होप सो आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी। अब मेटल्स के पास भी ये जो मेटालिक बॉन्ड है, ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस बेस पर इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, जो इनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे, वो भी क्या होंगे? ज़्यादातर हाई होंगे। फिर जिस बेस पर ये क्या होंगे? थर्मली स्टेबल होंगे। मतलब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इनको ब्रेक करवाने के लिए। सही है। इनकी लेयर भी आपके पास क्या कर सकती हैं? स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से इनको बेंट की, मतलब मेटल्स को बेंट किया जा सकता है, और इनको इनकी शेप ही चेंज की सकती है। मतलब मोल्ड किया जा सकता है इनको। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की बेस पर जो मेटल्स हैं आपके पास, वो क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। मेलेबल वो होता है जब आप मेटल्स को फोर्स के साथ स्ट्रेस अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करके आप उनको शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। सही है। दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, और ये मेटल क्या कहलाएगी? डक्टाइल। जब आप मेटल पर फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करके उसको किस में कन्वर्ट कर दो? तारों की फॉर्म में, वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। दिस इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, और ये आपके पास डक्टाइल मेटल होगी। और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ना ब्रेन के पास, तो ये क्या होंगे? दे विल बी वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये आपको पता चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज़ में मसला हो, तो यू कैन आस्क, और आप पूछ सकते हैं इसके इस चीज़ के बारे में। अगर कोई भी इशू हो, अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, जो ये अतना सी ये काविश है, अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप वाकई में सेटिस्फाई हुए हो, कुछ चीज़ों की समझ लगी हो, तो काइंडली आप अपने जो आपके क्लास फेलोज हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा। लास्ट में आई एम जस्ट शेयरिंग, अगर आप फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो यू आर वेलकम एट स्टडी जोन एकेडमी चट्टा बख्तावर में। ये मेन मिलाद चौक पर अवेलेबल है आपके पास। ठीक है। और यहाँ जो नीचे नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आप फॉर मोर डिटेलिंग वो आप ले सकते हो। सही है। तो 21 जनवरी से इंशाल्लाह ताला हम आपका ऑन कैंपस सक्सेस स्टिमुलेशन फेज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की, नाइन्थ केमिस्ट्री के लिए। इसमें हमारे पास जो टेस्ट रहने वाले हैं वो 22 टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है। और हम ये स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से, और आपकी ये फेज़ जो है वो अभी स्टार्ट है, और ये फेज़ चल रही है। यहाँ भी आपके साथ स्केड्यूल शेयर कर दिया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अ, और इसमें ये आपके पास पूरा स्केड्यूल है। 22 आपके पास टेस्ट होंगे 7 मार्च तक, क्योंकि फेडरल बोर्ड के 18 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। इस फेज़ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, मतलब जो इस फेज़ की फीचर्स आपके पास हमारे पास रहने वाले हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे, करने की पोजीशन में होंगे, वो आपके पास यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, फिजिकल लेक्चर्स भी आपके पास आपके साथ अवेलेबल होंगे। सही है। फिर आपके पास पीडीएफ नोट्स होंगे। ठीक है। एसएलओ बेस्ड ऑर्गेनाइज टेस्ट हैं आपके पास, और उन टेस्ट का पीडीएफ सोल्यूशन भी आपको मिला करेगा। और उन टेस्ट की जो डिस्कशन सेशंस होंगी वो फिजिकल भी होंगे, और रिकॉर्डेड डिस्कशंस भी आपके साथ होंगी। आपके साथ प्रॉपर
हर वीक में पेपर अटेम्प्टिंग सेशंस होंगे, हर वीक में आपके साथ गाइडेंस एंड मोटिवेशन सेशंस होंगे, और जो आपको हमारी तरफ से रहेगी वो 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट रहेगी। आप किसी हमारे प्लेटफॉर्म पर आप केमिस्ट्री के हवाले से या बायोलॉजी के हवाले से कोई भी अगर आपको इशू आएगा तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। और पेरेंट्स के लिए ये है कि हर टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद उनको रिपोर्टिंग की जाएगी विया व्हाट्सएप मैसेंजर और एसएमएस। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको बेस्ट विशेस। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। तो काइंडली अगर आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर और आप सेटिस्फाई होंगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस एंड अल्लाह हाफिज़।